नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी पर। मैं साध्वी देव कल्याणी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष एक नए विषय को लेकर और उसके निदान को लेकर। बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण और बिगड़ती दिनचर्या लाइफस्टाइल, इनमें से कुछ रोग ऐसे हैं जिसके साथ व्यक्ति जीवन भर जी सकता है, लेकिन कुछ रोग इतने घातक हैं कि वो जीवन की हानि तक कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही एक गंभीर रोग के विषय में जिसका नाम है पल्मोनरी फाइब्रोसिस, जिसे हम लंग फाइब्रोसिस भी कहते हैं। लंग फाइब्रोसिस क्या है? इसकी कुछ स्टेजेस हो सकती हैं। इसकी जो फर्स्ट स्टेज है उसमें फेफड़ों के जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है। इसकी जो सेकंड स्टेज है उसमें पैच फॉर्मेशन देखी जाती है फेफड़ों में, और जो थर्ड स्टेज होती है वो बहुत घातक होती है। उसमें आपके फेफड़ों के जो टिश्यूज़ होते हैं वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उनमें घाव हो जाते हैं। ये सबसे अंतिम स्टेज है, ये बहुत घातक स्थिति है, इससे आपके जीवन की हानि भी हो सकती है। अब हम जानेंगे लंग फाइब्रोसिस किन कारणों से हो सकता है। इसका कोई पर्टिकुलर फिक्स रीज़न नहीं है कि किन कारणों से लंग फाइब्रोसिस हो सकता है। कुछ कारण इसके प्रमुख माने जाते हैं, जिनमें से एक कारण बढ़ती उम्र है। 50 से 70 साल की आयु तक आते आते आपकी बॉडी के फंक्शंस की कार्यक्षमता घट जाती है, तो 50 से 70 साल की आयु के जो लोग होते हैं उनमें लंग फाइब्रोसिस देखा जाता है। इसी प्रकार दूसरे नंबर पर धूम्रपान भी इसका एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। यदि आप स्मोकिंग करते हैं या किसी भी रूप में धुआं आपकी बॉडी में जाता है, आपके फेफड़ों में जाता है, तो लंग फाइब्रोसिस का ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। यदि आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ है जैसे ल्यूपस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तो काफ़ी चांसेस हैं कि इन फ्यूचर आप लंग फाइब्रोसिस के पेशेंट हो सकते हैं। यदि आपके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत धूल मिट्टी से भरा है, या फिर यदि आप किसी ऐसी फैक्ट्री आदि में काम करते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र होता है धूल मिट्टी या केमिकल का, तो ये चीज़ें भी लंग फाइब्रोसिस कर सकती हैं। इसके अलावा कुछ और प्रमुख कारण माने जाते हैं। यदि आपने कीमोथेरेपी करवाया है और उसके पश्चात ली जाने वाली दवाइयाँ, कुछ एंटीबायोटिक्स और कुछ हृदय से संबंधित दवाइयाँ, ये सारी ड्रग्स लंग फाइब्रोसिस के लिए ज़िम्मेदार हो सकती हैं। तो अभी हमने जाना कि किन किन कारणों से लंग फाइब्रोसिस हो सकता है। अब हम जानेंगे कि इसके इनिशियल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। यदि आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, यदि आपकी छाती में किसी प्रकार का दर्द है, यदि आपका वज़न बहुत तेज़ी से घट रहा है, और यदि ऑक्सीजन की कमी लगती है, आप थकावट महसूस करते हैं, ये सारे ही लक्षण लंग फाइब्रोसिस के हो सकते हैं। यदि आप इनमें से कोई भी साइन देख रहे हैं तो आप अवश्य ही डॉक्टर को दिखाएं। यदि आपको लंग फाइब्रोसिस डायग्नोज हुआ है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसको हम योग और आयुर्वेद के माध्यम से पूर्ण तरीके से क्योर कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ आसन, कुछ प्राणायाम और कुछ दवाइयाँ, जिसके थ्रू आप अपने लंग फाइब्रोसिस को पूरी तरीके से डिरूट कर सकते हैं, उसे पूरी तरीके से क्योर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ आसनों के साथ। अपने दोनों पैरों में थोड़ा गैप करें, हाथों को पार्श्व भागों में कंधों के समानांतर सीधा तानें, हाथों को ऊपर ले जाएं, उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए सर के ऊपर रख लें। अब धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे और अपने एड़ियों को भी ऊपर की ओर उठा लेंगे। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास को आप ज़्यादा होल्ड न करके कुछ गति पूर्वक करेंगे तो ये ज़्यादा लाभकारी होगा। कुछ इस प्रकार। ऐसे आप एक राउंड 10 से 20 का कर सकते हैं। इसके पश्चात हम तिर्यक ताड़ासन करेंगे। दोनों पैरों में कंधों के समानांतर अंतर करेंगे, हाथों को ऊपर सीधा तानेंगे और अपने दाएं बाएं पार्श्व में झुकेंगे। वापस। दाईं ओर झुकते वक्त श्वास को अंदर लेंगे, पुनः वापस आते वक्त उसको बाहर छोड़ेंगे। गतिपूर्वक करेंगे। रिलीज करेंगे। दोनों पैरों को पास में ले आएंगे। इसके बाद हम करेंगे कटी चक्रासन।
दोनों हाथों को सामने सीधा करेंगे, थोड़ा सा कंधों के समानांतर ही पैरों में गैप करेंगे। हाथ को श्वास भरते हुए पीछे ले जाएंगे। दूसरा हाथ आप अपने कंधे या हृदय के समीप रख सकते हैं दूसरी ओर से। गतिपूर्वक करेंगे। हाथ को मोड़कर पीछे रखेंगे कमर पर। इस प्रकार हमने कटी चक्रासन का अभ्यास किया। इसके बाद हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार आपके सर्वांगीण विकास के लिए बहुत लाभकारी है। यदि आपकी कंडीशन थोड़ी अच्छी है तो आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हृदय के पास रखेंगे। श्वास भरते हुए पीछे झुकेंगे। श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर, जितना संभव हो सके नीचे की ओर अपने हथेलियों को पैरों के पार्श्व में रखकर, यदि संभव हो तो अपने माथे को घुटनों से लगा दें। श्वास भरते हुए चौथा अभ्यास। यथासंभव धड़ को पीछे की ओर झुकाएं, इससे आपके फेफड़ों में मजबूती आएगी। पांचवा अभ्यास पर्वतासन। होल्ड करें, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए भुजंगासन। श्वास को छोड़ते हुए पुनः पर्वतासन। श्वास को भरते हुए श्वास को भरते हुए वापस। नमस्कार की मुद्रा, रिलीज करेंगे। इसके बाद हम करेंगे कुछ बैठकर किए जाने वाले अभ्यास। गोमुख आसन। अपने दाएं पैर को अपने बाएं पैर के ऊपर से कुछ इस प्रकार रखेंगे। जो पैर ऊपर है उसी हाथ को ऊपर की ओर ले जाएंगे। जो पैर नीचे है उस हाथ को पीछे की ओर से ले जाकर पीछे दोनों हाथों को आपस में पकड़ कर रखेंगे। यदि आप सहजता से पकड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप जितना संभव हो सके उतना हाथों को समीप लेकर रखें। श्वास भरकर रिलीज करेंगे। धीरे धीरे जिस प्रकार गए थे उसी प्रकार वापस आएंगे। अब इसका दूसरी ओर से अभ्यास करेंगे। अब अपने दाएं पैर को फोल्ड करके नीचे रखेंगे। बाएं पैर को उसके ऊपर कुछ इस प्रकार, आपके दोनों पैर इस मुद्रा में रहेंगे। अब जो पैर ऊपर है उसी हाथ को पीछे की ओर ले जाएंगे। यथासंभव जितना आप कर सकते हैं, ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। अपने दाएं हाथ को पीछे की ओर ले जाएंगे और दोनों हाथों को आपस में पकड़ कर रखेंगे। श्वास प्रश्वास चलता रहे। आप आंखें बंद कर भी बैठ सकते हैं। इसका अभ्यास आप प्रतिदिन 1 से 2 मिनट कर सकते हैं। ये लंग फाइब्रोसिस के लिए बहुत ही लाभकारी आसन सिद्ध होगा। धीरे धीरे जिस स्थिति से आप आसन में गए थे उसी प्रकार विपरीत क्रम से वापस आ जाएंगे। इसके बाद हम
उल्टे लेटकर कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों हाथों को, दोनों हथेलियों को छाती के पार्श्व भाग में रखेंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे। यदि संभव है तो आप अपनी दोनों कोहनियों को सीधा कर सकते हैं, अपने हाथों को कुछ आगे ले जाकर। अपने पैरों को यदि पीछे पास में रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं रख सकते हैं तो आप उनको फैला भी सकते हैं। वापस आएंगे। श्वास को भरते हुए फिर से करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए नीचे आएंगे। आप गतिपूर्वक भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। रिलैक्स। अपनी दोनों हथेलियों को आगे की ओर एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। अपनी ठोड़ी को उसके ऊपर रखेंगे। कुछ देर रिलैक्स करेंगे। 2 से 3 लंबी गहरी श्वास। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे। जितना संभव हो सकता है अपनी कोहनियों को सीधा कर देंगे। वापस। यदि आप गतिपूर्वक अभ्यास करते हैं तो ये ज़्यादा लाभकारी होगा। गतिपूर्वक करेंगे। रिलैक्स। दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाकर जंघाओं के नीचे रख लेंगे। ठोड़ी को ज़मीन पर टिकाएंगे। रिलैक्स होंगे। श्वास को भरते हुए एक एक पैर को पीछे से उठाएंगे। श्वास प्रश्वास पूर्वक ही सभी अभ्यासों को करें। शलभासन। एक एक पैर से। यदि संभव हो तो दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। एक हाथ को कमर पर रखेंगे, एक हाथ को सामने फैलाएंगे। श्वास को भरते हुए एक हाथ और उसे ऑपोजिट पैर को पीछे उठाएंगे। इसी प्रकार दूसरे हाथ और पैर से अभ्यास करेंगे। जो हाथ उठेगा उसका विपरीत पैर उठाएंगे श्वास को भरते हुए। अब दोनों हाथों को पीछे, दोनों हाथों की कलाइयों को परस्पर पकड़ेंगे। श्वास को भरते हुए आगे और पीछे दोनों साइड से उठाएंगे जितना संभव हो सके। वापस। होल्ड करेंगे कुछ देर। अपने हाथों को भी ताने, वो आपको मदद करेगा। इसके बाद कुछ रिलैक्सेशन के लिए मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों कोहनियों को इस प्रकार रखें, दोनों हथेलियों के बीच में अपने मुंह को रखें और पीछे से एक एक करके
या दोनों पैरों को भी आप ऐसे ला सकते हैं। कोशिश करें, यदि आपकी एड़ी नितंब से लग जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जितना हो पा रहा है उतना धीरे धीरे करेंगे। एक एक पैर से, दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। श्वास प्रश्वास पूर्वक। रिलैक्स करेंगे। अपनी दोनों हथेलियों को एक दूसरे को ऊपर रखेंगे, माथे को उस पर टिका देंगे, पंजों को बाहर की ओर, एड़ियाँ अंदर की ओर। कुछ देर 2 से 3 लंबी गहरी श्वास लेंगे। इसके बाद धनुरासन का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों पैरों को उठाएंगे, दोनों हाथों से अपने टखनों के आसपास के एरिया को पकड़ेंगे। जितना हो सके दोनों साइड से खींचते हुए अपने शरीर को उठा देंगे। एक धनुष की जैसी आकृति बनाएंगे जितना संभव हो। वापस। रिलीज करेंगे, धीरे से बैठ जाएंगे। आप कुछ सेकंड इस पोज में रेस्ट भी ले सकते हैं, यह आपके पूरे शरीर को रिलैक्स करेगा। ऊपर उठते हुए इसके बाद हम उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम मंडूकासन में बैठें, अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएं, अपने दोनों हाथों को अपनी एड़ियों पर रखते हुए श्वास को भरते हुए यथासंभव पीछे की ओर झुक जाएं। वापस। इसी से अर्धचंद्रासन का अभ्यास करेंगे। अपने पंजों को खड़ा कर लेंगे, ये लाभकारी होगा, इसमें आप बैलेंस भी अधिक बना पाएंगे। पीछे की ओर झुकेंगे श्वास को भरते हुए। श्वास को छोड़ते हुए वापस आएंगे। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। वापस। ये हमने कुछ आसनों का अभ्यास किया। यद्यपि आसन भी सहायक होंगे, लेकिन मुख्यतः लंग फाइब्रोसिस के लिए प्राणायाम ज़्यादा सहायक हो गया। मुख्य रूप से आप प्राणायाम करें, उनके साथ आसनों का सहारा लें। इसके बाद हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आप किसी भी एक आसन को लगाकर बैठ सकते हैं, पद्मासन, सुखासन, जिसमें आपको कंफर्ट हो। उसके बाद किसी भी एक मुद्रा का चयन करेंगे, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, और धीरे धीरे श्वास को भरेंगे, धीरे धीरे एक्सेल करेंगे। ध्यान रखें, यदि आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर है तो तेज़ गति से नहीं करेंगे, मध्यम गति से करेंगे या फिर धीमी गति का चयन करेंगे। आँखों को बंद करेंगे, आराम से रिलैक्स करते हुए धीरे धीरे श्वास को भरेंगे, धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। पूरा श्वास को अंदर भरेंगे, फेफड़ों को पूरा ऑक्सीजन से भरेंगे, क्योंकि हर एक रोग का कारण है लैक ऑक्सीजन सप्लाई। तो यदि आप पूरा श्वास को भरते हैं तो निश्चित ही इससे आपके फेफड़े स्वस्थ होंगे। धीरे धीरे इस प्रकार 5 से 10 मिनट का एक राउंड कर सकते हैं
और यदि अभ्यास हो जाए तो 15 से 20 और आधे घंटे तक, यदि रोग बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में है तो इसका अभ्यास आप आधे से 1 घंटे तक कर सकते हैं। ध्यान रखें, प्राणायाम का अभ्यास कभी भी भोजन के बाद नहीं करेंगे। सुबह सुबह प्राणायाम के लिए बहुत अच्छा समय है, और यदि आप सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो आप शाम को भी समय निकाल सकते हैं। भोजन के 3 घंटे बाद ही प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। भस्त्रिका, कपालभाति जैसे प्राणायाम भोजन के 3 घंटे बाद ही किए जाने चाहिए। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम को भोजन के 15 से 20 मिनट बाद भी कर सकते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति जैसे प्राणायामों को खाली पेट ही किया जाना चाहिए। अनुलोम विलोम को आप भोजन के 15 से 20 मिनट के बाद भी कर सकते हैं। अभी हमने भस्त्रिका का अभ्यास किया, इसके बाद हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। यदि आप इस गति से नहीं कर पा रहे हैं तो गति को थोड़ा धीमा कर सकते हैं। मुख्य रूप से सभी प्राणायाम लंग फाइब्रोसिस के लिए मुख्य कारगर सिद्ध होंगे। आसन उसके साथ आप कर सकते हैं। केवल आसन करके लंग फाइब्रोसिस को ठीक नहीं किया जा सकता है। मुख्य रूप से आप प्राणायाम करें और उन प्राणायाम के साथ आप आसनों का अभ्यास करें। इसके बाद हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अपने दाएं हाथ को उठाएंगे, अपने अंगूठे से दाएं नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को भरेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए राइट नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। इसी प्रकार दोहराएंगे। श्वास को भरेंगे, धीरे धीरे। जितना लंबा इनहेल कर सकते हैं उतना ही अच्छा होगा। आपके फेफड़ों में, आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होगी। क्योंकि लैक फिजिकल एक्सरसाइज, लैक ऑक्सीजन सप्लाई इन आवर बॉडी, यही सारी समस्याओं के मुख्य कारण माने जाते हैं। इस प्रकार आप 5 से 10, 10 से 15, आधे घंटे, एक घंटे तक प्राणायाम का अभ्यास सुबह शाम करेंगे तो निश्चित ही लंग फाइब्रोसिस से आप छुटकारा पा सकते हैं। अभी हमने कुछ आसन और प्राणायामों का अभ्यास किया। इसके साथ साथ आप मेडिटेशन, ध्यान का अभ्यास भी कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, ये सारी चीज़ें आपके स्ट्रेस रिडक्शन में सहायक होंगी। इसके साथ साथ आप लंग फाइब्रोसिस के पेशेंट कभी भी ठंडे पानी का सेवन न करें। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कुछ फिजियोथेरेपी सेंटर में आप जा सकते हैं। वहाँ लंग्स से संबंधित कुछ एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। आप घर पर भी उनको कर सकते हैं। आप प्रतिदिन शंख बजा सकते हैं। आप प्रतिदिन कुछ गुब्बारों को यदि फुलाते हैं तो उससे भी आपकी लंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है, आपके लंग के फंक्शन स्ट्रेंथन होते हैं। इस प्रकार योग, आयुर्वेद, कुछ मेडिसिन्स के साथ, कुछ एक्टिविटीज़ के साथ आप कुछ ही महीनों में लंग फाइब्रोसिस को पूरी तरीके से क्योर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे मिलेंगे इंडिया टीवी योगा पर एक नए विषय और उसके निवारण के साथ। धन्यवाद।